हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग डेली पर। इंडियन हिस्ट्री में अब तक हमने भारतीय समाज के विकास क्रम के अलग अलग चरणों के बारे में जाना। वैदिक काल के पश्चात हमारा समाज कई राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक परिवर्तनों के दौर से गुजरा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी यानी 6th सेंचुरी BCE तक आते आते यहाँ कई छोटे बड़े साम्राज्यों का उदय हो चुका था। जैन और बौद्ध धर्मों के उदय के कारण समाज में नए वैचारिक बदलाव भी आने लगे थे और अब दौर था भारत के विशाल साम्राज्यों के उदय एवं नए राजनीतिक बदलावों का, और इसकी शुरुआत हुई मगध साम्राज्य के उदय से। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन 6वीं शताब्दी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर भारतीय क्षेत्रों में कई प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। इस काल में लोहे के बढ़ते हुए उपयोग के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के क्षेत्रों में बड़े क्षेत्रीय राज्यों के गठन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा होने लगी थी। इस दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे संप्रदाय प्रमुख धर्मों के रूप में काफी लोकप्रिय हुए। राजनीतिक रूप से छोटे राज्यों और गण संघों को विजय अभियानों के जरिए विलय कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े राज्य अस्तित्व में आए और इन साम्राज्यों के शासकों को राजा के स्थान पर चक्रवर्ती या सम्राट कहा जाने लगा। वर्तमान बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदानी इलाकों में एक केंद्रीकृत समाज के उदय ने इस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ताने बाने को बदल दिया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में मगध, वत्स, अवंती और कौशल पर क्रमशः बिंबिसार, उदयन, प्रद्योत महासेन और प्रसेनजित का शासन था। वज्जी बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित 8 गणतांत्रिक कुलों का एक संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी इन 8 कुलों में सबसे शक्तिशाली थे और चेतक इसका प्रमुख था। बात करें मगध साम्राज्य की तो बिंबिसार को इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है। बिंबिसार के द्वारा मगध में साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इनको बुद्ध का समकालिक माना जाता है। मगध साम्राज्य का बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु और उसके बाद नंद शासकों ने काफी विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना के बाद मगध साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। पहले 3 मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक काफी लोकप्रिय हुए। हिस्टोरिकल सोर्सेज। श्रीलंका से प्राप्त ग्रंथ महावंश, जो कि पाली भाषा में संकलित है, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। इन स्रोतों से प्राप्त जानकारी की पुष्टि यूनानी इतिहासकारों के वृत्तांतों से भी हुई है। इन वृत्तांतों में देश के नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तर पश्चिमी भाग में सिकंदर के अभियानों के साथ साथ भारत की तात्कालिक परिस्थितियों का लेखा जोखा भी दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण ज्ञात स्रोत अशोक के शिलालेख है, जो कि देश के कई हिस्सों में पाए गए हैं। वास्तव में मौर्य काल का पुनर्निर्माण काफी हद तक तभी संभव हो पाया जब सांची के शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है। यह गुप्त काल के दौरान 4वीं शताब्दी CE यानी कॉमन एरा के दौरान लिखा गया था। इसमें चंद्रगुप्त के द्वारा मगध साम्राज्य पर अधिकार एवं उनके मुख्य सलाहकार चाणक्य या कौटिल्य की रणनीतियों का वर्णन किया गया है। राइज ऑफ मगध अंडर द हर्यंक डायनेस्टी। हमने अपने वीडियो महाजनपद एरा में 16 महाजनपदों को डिस्कस किया था, तो आगे बढ़ने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उस काल में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इन 16 महाजनपदों में काशी काफी शक्तिशाली हुआ करता था। बाद में कौशल का प्रभाव बढ़ गया और इस दौरान मगध, कौशल, वज्जी और अवंती के बीच सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया और अंततः मगध प्रमुख महाजनपद के रूप में उभरा और पहले विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। यूं तो मगध का इतिहास काफी प्राचीन है। महाभारत काल में मगध काफी समृद्ध राज्य था, किंतु महाजनपद काल के ज्ञात इतिहास का पहला शासक बिंबिसार को माना गया है और इसने मगध में हर्यंक वंश की नींव रखी थी। उसने वैवाहिक गठबंधनों और युद्ध में विजयों द्वारा मगध साम्राज्य के क्षेत्र का
विस्तार किया। उसकी 3 पत्नियां थीं। उसकी पहली पत्नी कौशल की राजकुमारी और प्रसेनजित की बहन थी। उसकी दूसरी पत्नी चेल्लना वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, जिन्होंने अजातशत्रु को जन्म दिया। और उनकी तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र वंश के प्रमुख की पुत्री थी। बिंबिसार ने अवंती के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखा, लेकिन सैन्य शक्ति द्वारा अंग महाजनपद पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मगध एक शक्तिशाली और प्रमुख शक्ति बन गया। अपने शासनकाल के दौरान बिंबिसार ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और उनके धर्मावलंबियों को संरक्षण प्रदान किया। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार बुद्ध का समकालिक था तथा बुद्ध से बिंबिसार के मिलने का भी उल्लेख मिला है। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। बिंबिसार की मृत्यु के बाद प्रसेनजित ने तुरंत काशी को वापस ले लिया, जिसे उसने दहेज के रूप में बिंबिसार को सौंपा था। इससे मगध और कौशल के बीच एक सैन्य टकराव हुआ। यह संघर्ष तब तक चला जब तक प्रसेनजित को परास्त नहीं किया गया, और इस युद्ध के दौरान राजगृह में प्रसेनजित की मृत्यु हो गई और अजातशत्रु को विजय प्राप्त हुई। राजगृह उस समय मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद कौशल को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। अजातशत्रु के द्वारा कुछ विशेष हथियारों का भी उपयोग युद्ध में किया गया था, जिस कारण उसे परास्त करना असंभव था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध भी युद्ध जारी रखा और उसमें भी उसे विजय प्राप्त हुई। उसने लिच्छवियों के साथ साथ मल्लों को भी परास्त किया। अजातशत्रु ने पाटलिग्राम में एक नई राजधानी की नींव रखी, जिसे कालांतर में पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल यानी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। 461 BCE में अजातशत्रु की मृत्यु के समय तक मगध निर्विवाद रूप से सबसे मजबूत शक्ति बन चुका था। हर्यन राजवंश के पतन के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का अधिकार हुआ। शिशुनाग के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई, जो कि वैशाली से शासन करता था। इसके पूर्व में शिशुनाग वाराणसी का राज्यपाल था और उसने अंतिम हर्यन शासक की हत्या कर स्वयं को शासक घोषित कर दिया। शिशुनाग के पश्चात कालाशोक, जो कि शिशुनाग का पुत्र था, सत्ता पर आरूढ़ हुआ। शिशुनाग के शासनकाल के दौरान ही सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल यानी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। क्या आप बता सकते हैं कि फर्स्ट एवं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की डेट, प्लेस एवं प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदिन था और इसको उनका एक पुत्र, जो कि माना जाता है कि एक दासी पुत्र था, उसने मार डाला और स्वयं सत्ता पर आसीन हो गया और इसका नाम था महापद्मनंद और इसने ही नंद साम्राज्य की स्थापना की। नंद, द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स ऑफ इंडिया। महापद्मनंद ने मगध में नंद वंश की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। नंदों के शासन के दौरान मगध साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ और नंदों की संपत्ति और शक्ति व्यापक रूप से काफी बढ़ गई थी। महापद्मनंद के बाद उनके 8 पुत्रों ने भी शासन किया और वे एक साथ नवानंद या नवनंद के रूप में जाने जाते थे। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। धनानंद के शासनकाल के दौरान ही लगभग 327 से 326 ईसा पूर्व में भारत पर अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था। साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया के दौरान नंदों ने कई क्षत्रिय कुलों और अपने अधीन क्षत्रिय शासित राज्यों को नष्ट कर दिया और इस प्रकार एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट यानी केंद्रीकृत राज्य का निर्माण किया। इंपॉर्टेंट फॉरेन इन्वेडर्स। हमारे भारत के सबसे प्राचीन आक्रमणकारियों में सबसे पहले साइरस का जिक्र किया जाता है। ये पर्शियन एम्पायर का फाउंडर था और इसका आक्रमण काल लगभग 558 से 530 BCE के दौरान माना जाता है। इसके बाद दूसरा प्रमुख आक्रमणकारी था डारियस फर्स्ट। ये पर्शिया का ही एम्परर था और इसके आक्रमण का काल लगभग 522 से 486 BCE के दौरान माना जाता है। और तीसरे नंबर पर नाम आता है अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया और इसका आक्रमण काल था लगभग 326 BCE, जिस समय भारत में मगध साम्राज्य काफी चरम पर था और उसका शासन
धनानंद के हाथों में था। इम्पोर्टेंट नोट, हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं। हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत देश के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहला उल्लेख ईरान के परसेपोलिस में डारियस फर्स्ट के एक शिलालेख में दिखाई देता है। डारियस ने अपने साम्राज्य के एक हिस्से के रूप में हिंदू शब्द का उल्लेख किया है। शब्द इंडस, जो कि सामान्य रूप से एक नदी और विशेष रूप से सिंधु क्षेत्र को दर्शाता है, फारसी में या पर्शिया में हिंदू बन गया। यूनानियों ने एस को हटाकर इसे इंडू कहा, जो कि अंततः हिंदू और बाद में इंडिया कहा जाने लगा। इम्पैक्ट ऑफ पर्शियन कॉन्टैक्ट, भारत का उत्तर पश्चिमी भाग लगभग 6वीं शताब्दी के मध्य से पर्शियन एम्पायर के नियंत्रण में आ गया। यह क्षेत्र पर्शियन और इंडियन कल्चर के संगम का केंद्र बन गया। पर्शियन इन्फ्लुएंस ने प्राचीन भारतीय कला, वास्तुकला, अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर अपना काफी प्रभाव छोड़ा। सांस्कृतिक प्रभाव सबसे अधिक गांधार क्षेत्र में महसूस किया गया था और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी उत्तर पश्चिमी भाग में खरोष्ठी लिपि का विकास था। इसका इस्तेमाल अशोक ने गांधार क्षेत्र में अपने शिलालेखों में किया था। खरोष्ठी लिपि अरामाइक भाषा से ली गई थी, जिसका व्यापक रूप से पर्शिया के अकेमेनिड एम्पायर में उपयोग किया जाता था। अरामाइक की तरह खरोष्ठी को राइट से लेफ्ट यानी दाएं से बाएं लिखा जाता था। इस काल में भारतीय सिक्कों के लिए कार्सा शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो कि पर्शियन ओरिजिन का ही है। उस अवधि में सिक्कों का अस्तित्व भारत और पर्शिया के बीच व्यापार संबंधों का प्रमाण देता है। ऐसा माना जाता है कि अशोक के शिलालेख अकेमेनिड किंग डारियस के शिलालेखों से प्रेरित थे। मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला में भी पर्शियन इफेक्ट दिखाई देता है। अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, धनानंद के शासनकाल के दौरान सिकंदर ने यानी अलेक्जेंडर ने उत्तर पश्चिम भारत पर 327 से 325 या 326 ईसा पूर्व के दौरान आक्रमण किया। पंजाब क्षेत्र में अपनी विजय के बाद सिकंदर मगध साम्राज्य पर हमला करने के लिए आगे पूर्व की दिशा में बढ़ना चाहता था। हालांकि उसके पहले से ही युद्ध के दौरान थके हुए सैनिकों ने सम्राट धनानंद और उसकी विशाल सेना के बारे में सुना और ऐसे शक्तिशाली शत्रु के खिलाफ युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने पर्शिया को हराकर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया तो तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और सिकंदर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। अलेक्जेंडर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध झेलम और ब्यास के बीच के क्षेत्र के शासक पोरस के साथ हुआ था। इसे हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। हाइडेस्पीस के युद्ध में सिकंदर ने विजय प्राप्त की और पोरस को कैद कर लिया था। बाद में पोरस की गरिमा से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने उसका आधिपत्य स्वीकार करने की शर्त पर उसका सिंहासन वापस कर दिया। इसके बाद युद्ध में थके हुए सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और अलेक्जेंडर अपनी सेना की इच्छा के खिलाफ आगे नहीं बढ़ा और वापस लौटने का निर्णय कर लिया। अपनी वापसी के दौरान सिकंदर की 323 BCE में बेबीलोन में एक रहस्यमय बीमारी से मृत्यु हो गई। द इम्पैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, अलेक्जेंडर के आक्रमण से भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यूनानी शत्रकों की स्थापना हुई और पश्चिम के व्यापारिक मार्ग खुल गए। जैसे जैसे व्यापार संपर्क बढ़ता गया, भारत के उत्तर पश्चिम में कई यूनानी बस्तियां स्थापित हुई। काबुल के पास अलेक्जेंड्रिया, पाकिस्तान में पेशावर और सिंध में कुछ प्रमुख यूनानी बस्तियां थी। सिकंदर की मृत्यु के कारण उत्तर पश्चिम में एक राजनीतिक रिक्तता पैदा हो गई, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बैठने में काफी मदद मिली। चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम में कई छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त की और इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया और इस प्रकार चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ मिलकर अपने विजय अभियान की शुरुआत की और अंत में मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद शुरू हुआ भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण एवं स्वर्णिम अध्याय, जिसे मौर्य साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे मौर्य काल एवं उस समय के भारत की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लर्निंग डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय।